तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं तब से मतलब लग गया और मेरे को कुछ पैसे मिलने लग गए। 1200 रुपये मेरे को तब मिलते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल अमकू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ है संजय नुथरा भाई। ये एक यूट्यूबर हैं, एक डिजिटल मार्केटर हैं और इनकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी भी है। तो इस वीडियो में हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे इतनी छोटी सी एज में 22 साल की एज में इन्होंने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बना ली। तो ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है। इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है, काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्वागत है संजय नुथरा भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल अमकू पर। अमकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे को अपने चैनल पर बुलाया। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके चैनल पर आके। संजय भाई, वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन आप अपनी जुबानी अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप क्या क्या करते हो, आपके क्या क्या बिजनेस हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मार्केटिंग क्लाइंट्स, हम मार्केटिंग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। जिसको भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है उनके लिए हम काम करते हैं। दूसरा, पर्सनली मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, संजय नुथरा, मेरे पर्सनल नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं। उस पर मैं कंटेंट डालता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड। तीसरा, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने में लगा हूँ अपनी, थोड़ा बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, और तमाम तरीके के डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े काम वो हम कर रहे हैं। ओके। तो मतलब मेन आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम है और साथ साथ में आप यूट्यूब और एक दो ऑनलाइन बिजनेस और कर रहे हो। हाँ, ये हम कर रहे हैं। ओके। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने मतलब क्या कुछ पढ़ा हुआ है, कितनी एजुकेशन है आपकी। मैं ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली मैंने बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है। कॉमर्स बैकग्राउंड में था मैं, लेकिन मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, कॉमर्स वगैरह में। तो मैं फिर साथ के साथ ही मैं कॉलेज टाइम से ये सब करते आ रहा था, तो अभी फिर मैंने इसी लाइन में कंटिन्यू किया है। अच्छा। तो मैंने एक दो दिन पहले आपका इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो देखा था जिसमें आपने बताया हुआ था कि शायद 2017 में आप अखबार बेचने की जॉब करते थे, मतलब वो अखबार डालने की, और अब आपकी मतलब खुद की भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, डिजिटल मार्केटर हो। तो उस बारे में बताइए कि कब आपने वो जॉब की और मतलब पढ़ाई से बाद में की, या उस बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए हमको भाई, बात 12th क्लास की है, जब मेरी एज सिर्फ 22 है, ठीक है। तो मैं बहुत ही छोटा हूँ, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी काफ़ी छोटा ही होगा। तो मैं +2 में जब था, तो +2 में क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए, रिज़ल्ट आने को टाइम होता है, 2-3 महीने पढ़ते हैं बीच में। तो उस वक्त ये था कि अभी चलो कुछ करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं, है ना। तो वो वाला सीन था। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं तब से मतलब लग गया और मेरे को कुछ पैसे मिलने लग गए। 1200 रुपये मेरे को तब मिलते थे, ठीक है। अच्छा। और फिर रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हो गया, ठीक है। और मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था एक तरह से। 80% थे मेरे उस टाइम भी। तो वो मैं पास हो गया और फिर मैं कॉलेज में आया, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। और मेरे को क्या था कि मेरे को घर वालों से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे इन सब चीज़ों के लिए, कि मेरे को इंटरनेट लगवा दो या फिर मेरे को फेसबुक पर एड्स चला कर देखनी तो मैं अपने माँ बाप से पैसे लूँ, वो सब चीज़ें नहीं मिलती थी, था ना। तो मैं जो पैसे कमाता था इन्हीं सब चीज़ों में मैं लगाता था। मैंने 600 रुपये का मैं चार्जेस देता था अपने वाईफाई का, उस 1200 रुपये से। बाकी पैसों से मैं अपना रिक्शा का फेयर भरता था। तो मैंने कभी पैसे मांगे नहीं घर वालों से, तो मैं इसी के कारण ये करता गया। और उस वक्त से क्योंकि मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मैं खुद अपना कुछ नहीं खरीदूंगा या खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जो एक होता है बच्चों में कि गेम्स खेलते हैं, ये करते हैं। मैंने अपने पैशन में वो पैसे लगाए, 1200 रुपये कमाए, 1200 रुपये उसमें लगाए। और फिर उस वक्त से मैं क्योंकि कंटिन्यू करता रहा, तो उसी की वजह से मैं आज ये कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मतलब जब आपने अपनी ये डिजिटल ऑनलाइन दुनिया में जब आप आए तो अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए, आपने खुद ही कमाए और उनको लगाया।
हाँ, क्योंकि ये है ना कि देखो, एक तो उन्हें सिंपल सी बात है ना, उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे उस चीज़ के लिए पैसे लेना, मतलब वो तो उनको लगेगा ना कि कहीं ये वेस्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ। आजकल टाइम भी ऐसा, माँ बाप को लगता है कि बच्चे गलत चीज़ों में ना पड़ें, और इंटरनेट तो वैसे ही माँ पेरेंट्स के वर्ल्ड में मशहूर है कि गलत चीज़ों के लिए ही है ना। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब चीज़ें थी, तो वो पैसे भी क्यों देते, तो इसीलिए मैंने ना ही उनसे मांगे, खुद कमाए, खुद लगाए, और रिस्क 100% लिया। कहने का मतलब कि 1200 रुपये कमा रहा था तो 1200 ही इन्वेस्ट कर रहा था, और एक तरह से रिस्क ही लिया कि चलो ख़राब भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने को करते जाना है। पैसों का तो रिस्क था ही, साथ में आप अपना जो एजुकेशन में जो आपने टाइम लगाना था वो भी आप इससे ऑनलाइन हाँ। अपने काम में लगा रहे थे उस टाइम पे। हाँ, वो भी है, लेकिन मैं क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था, मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, तो हमें एक फार्मूला मिल चुका था कि ये सब पेपर्स कैसे क्रैक करने के पास करने हैं, तो वो उसके कभी टेंशन रही नहीं, वो तो हो जाता था। और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब मैं बात करता हूँ कि मैंने बीकॉम किया और उसमें 1,50,000 रुपये स्पेंड किया कॉलेज में 3 साल तक, 1.5 लाख रुपया। और मेरे को कोई अगर पूछता है ना कि आपने जो 1.5 लाख रुपए लगाए, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो वो एजुकेशन आपके काम आएगी, और मैं उसे कहता हूँ कि भाई बहुत महंगा है 1.5 लाख रुपया, कि कभी ना कभी अगर कुछ काम आएगा, वो 1.5 लाख रुपए मैंने उसके लिए दिए हैं उनको, वो बहुत गलत है। क्योंकि मेरे आज की तारीख में मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, जो कॉलेज ही नहीं गए, लेकिन मेरे से कहीं ऊपर हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, और इंडस्ट्री के लीडर हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल संजय भाई। इन लोगों ने तो मतलब बिजनेस ही बना रखे है। चलो बैक टू द वीडियो। ओके, तो आप अपनी जर्नी के स्टार्टिंग के बारे में बताइए कि आपने कौन से काम से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कैसे आप इस ऑनलाइन की दुनिया में आए? हाँ, तो मेरे को याद है कि सबसे पहले तो मैंने जब वाईफाई लगवाया, उसी टाइम से मेरा स्टार्ट हुआ था सब कुछ। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स को देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब पर मैं आया, ठीक है। youtube.com पता था, तो यूट्यूब पर आया, चैनल्स देखने स्टार्ट किए बहुत सारे। तो मेरे को पता लगा कि चैनल भी बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, तो फिर मैंने चैनल बना लिया, चैनल बनाया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें की, और एक पेमेंट भी आ गई यूट्यूब से। कोई और चैनल था वो, अच्छा, तो उससे वो पेमेंट भी आ गई। तो कितने दिन में आ गई थी आपकी पहली पेमेंट यूट्यूब से? हाँ, पहली पेमेंट यूट्यूब से आई, 1 आधे साल बाद आई वो, और कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद। और वो जो पेमेंट आई थी वो $100 की आई थी, कुछ 101 या $102 हुए थे, बहुत मुश्किल से। कितने सारे महीने से वो थोड़े थोड़े पैसे जुड़ते रहते हैं ना एडसेंस में, तब जाकर फिर वो $100 कंप्लीट हुए थे इतने एक आधे साल बाद। तो फिर वो जब पेमेंट आई, तो उससे मैंने लिया अपना एक नया फ़ोन। मेरे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरा फ़ोन था मेरे पास, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, है ना। कैमरा तो था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग उससे पॉसिबल नहीं था, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग था। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस बनाता था, है ना। तो ये चीज़ थी। और फिर मेरे को जो पेमेंट मिली थी वो 7,000 कुछ मिली थी। और फिर उस टाइम फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी, तो मैंने एक नया फ़ोन लिया, और उस फ़ोन से फिर मैंने संजय नूथरा वाला जो चैनल है वो स्टार्ट किया था। उस टाइम से 2018 या 2017 से ही किया था। फिर आपको मालूम है कि उसके बाद हमने, शायद आपने भी और मैंने भी एक ही जगह से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो वाला कोर्स आया था, तो मैंने अब घर वालों से पैसे मांगे थे बहुत, ये कह कर समझा कर कि मेरे को दे दो, तो मेरे को मिल गए थे। तो मैंने वो कोर्स किया, और फिर मैं वैसे कनेक्शन से जुड़ता गया, वैसे लोगों से जुड़ता गया उस कोर्स की वजह से, और फिर जर्नी ऐसे बढ़ती गई आगे। ओके, मतलब आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया था सबसे पहले, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था मैंने। और आपकी जो पहली यूट्यूब से अर्निंग आई थी वो $105 के आसपास थी, मतलब जो थ्रेशोल्ड होता है। हाँ, वो ही था। तो आप हमें ये बताइए कि भाई जो आप आज आपकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, और आपने अपने दम पे ही इसको बनाया है, ये नहीं कि भाई आपके कोई पेरेंट्स की थी उसी को आप संभाल रहे हो, आपने खुद अब इसको खोला है, और एक मतलब आप सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हो, क्योंकि आपके यूट्यूब पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बताइए जो आप ये सोचते हो कि भाई अगर मैं ये मिस्टेक नहीं करता तो आज और ऊंचे लेवल पे जा सकता था, तो वो हमारी ऑडियंस को बताइए, ताकि उन गलतियों से हमारी ऑडियंस सीख सके और वो गलती खुद न करें।
मेरे को लगता है कि जो मैंने अपने अब वैसे तो मेरा बहुत ही छोटा सा अभी तक एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम सालों का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें भी अगर मैं एनालाइज करूँ कि मैंने ये गलती की थी, तो वो गलती है कि क्योंकि मैं एक अच्छा यूट्यूबर था उस वक्त से, कि जिस वक्त कोई और नहीं था, है ना, जी यूट्यूब कम्युनिटी वाले में, तो उस वक्त अगर मैं कंसिस्टेंट रहता और अच्छा कंटेंट और बनाने की कोशिश करता, क्योंकि तब मेरे को चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरे को जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने उस वक्त ग्रैब नहीं की, और फिर बाकी चैनल्स आए और वो मेरे से आगे निकल गए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगती है कि मैंने अपने यूट्यूब वाले करियर में की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लगातार वीडियो बनाते तो आपके बोलने का तरीका, बताने का तरीका, आपकी नॉलेज औरों से ज़्यादा थी। हाँ, इसी की वजह से मैं काफ़ी कोलैब कर पाया, काफ़ी लोगों से नेटवर्क में आ पाया, जस्ट कि उनको लगता था कि ये बंदा बहुत बढ़िया बोलता है, करता है। मेरे को मिलियंस वाले, जो आज लोग मिलियंस पर हैं, उस वक्त लाखों पर थे, तो उनसे मैं कोलैब कर पाता था। तो आज वो मेरे नेटवर्क में है और वो कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया तेरे चैनल को, लेकिन आपका नॉलेज है, हमें पता है, इसीलिए वो मेरे से आज भी कांटेक्ट में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, बाकी ये सब तो नंबर्स हैं, ये अब तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त पड़ता था। ओके ओके। तो अब मतलब आप, मैं देखता हूँ यूट्यूब के आपके, ये तो है नहीं कि भाई लाखों में व्यूज़ आते हैं या फिर कई हज़ार आते हैं, मतलब थोड़े व्यूज़ रहते हैं, आपको भी पता है, वो आप ऑडियंस भी देखती है, उनको भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस ऑनलाइन की दुनिया से काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, जो कि बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर उनके यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती रहती है, यूट्यूब से भी पैसे आते रहते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते तो वो और तरीके का यूज़ करके वहाँ से पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन आप कमा पाते हो। तो आप हमारी ऑडियंस को बताओगे तो, मतलब अपनी अर्निंग के बारे में बताना चाहोगे कि भाई मैं हर महीने अपनी मतलब सभी बिजनेस के मिला के कितनी अर्निंग कर लेते हो? देखिए, पता है क्या है, यहाँ पर मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ यही थी कि यहाँ मेरे को जो काम करना है वो इसलिए करना है, मेरे को वीडियोज़ इसलिए बनानी है सिर्फ यूट्यूब पर कि अगर मेरी वीडियो 1000 लोगों तक पहुंचती है, सिंपल सा मेरे ये फार्मूला पता नहीं कहाँ से आया था मेरे माइंड में कि मेरी वीडियो अगर 1000 बंदे देखते हैं तो मेरी ग्रोथ के चांसेस 1000 प्लस हैं, है ना, 1000 मल्टीप्लाई है। अगर मैं वो वीडियो ही बनाना छोड़ दूं तो मेरी ग्रोथ के चांस 1000 कम हो जाएंगे, है ना। सिंपल सा मेरे माइंड में ये था। और क्योंकि अर्निंग आपको करना है, इसके लिए आपके पास लाखों व्यूअर्स नहीं होने चाहिए, आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी आनी चाहिए और पिच करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप भी, अमन भाई, बहुत बढ़िया करते हो, है ना, मैंने ये चीज़ आपसे भी सीखी है कि क्या होता है कि वो 1000 व्यूअर्स को क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है और आप क्या दे सकते हो, वैसी कुछ सर्विस बनाकर अगर आप उन्हें दोगे तो डेफिनेटली वो आपसे लेंगे। अपना कंटेंट दे देकर उनके दिखा उनका ट्रस्ट तो बना लिया, अब बारी है अगर कोई छोटी सी भी सर्विस उनको देगे तो वो पैसे देने के लिए रेडी है ना, ये चीज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी थी, मतलब है, तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए मेरे को जो पहले इनिशियल काम मिला वो यूट्यूब चैनल से ही मिल गया था। मतलब मेरे को ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहीं से बंदे निकल कर आ रहे थे कि किसी को कुछ फेसबुक एड्स चलाना था, किसी का कोई बिज़नेस है उसके लिए उसको काम करवाना था, तो मेरे को वहाँ से आ गया था, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये YouTube चैनल है जिस पर बहुत कम व्यूअर्स आते हैं, उसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है। और अर्निंग की अगर बात करें, वैसे तो आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ। सबसे पहली चीज़, मैं जैसे मेरा YouTube चैनल है, ये एक अच्छा अर्निंग का सोर्स बन गया है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ अगर इसकी मोनेटाइजेशन या स्पॉन्सरशिप की बात करें तो ये मेरा एक सोर्स है। दूसरा जो मेरा सोर्स है हमारा है मार्केटिंग के क्लाइंट्स का, जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन से नहीं। जो हम क्या करते हैं कि हम फेसबुक एड्स चलाते हैं और कॉलिंग करते हैं, या फिर पर्सनली जो बिजनेसेस हैं हमारे आसपास उससे जाकर मिलते हैं और उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। ये चीज़ हमारा, ये इनकम का सोर्स है। तीसरा इनकम का सोर्स ये है कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ पर्सनली, ठीक है। मतलब मैंने एक साइट बनाया तो उस पर ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो वो हमारा एक इनकम का सोर्स है। फोर्थ चीज़ ये है कि YouTube से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज लोगों को चाहिए होती हैं, जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको गूगल एड्स चलवानी है और वो मिलियंस में उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, वो सारी सर्विसेज हम करते हैं,
है ना। अब किसी जैसे कि रिसेंटली मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि हमने मोनेटाइजेशन करवाया 10+ चैनल्स का। हाँ, फेसबुक एड्स के थ्रू हम उनको वॉच टाइम दिया एक्सटर्नली, जो बिल्कुल लीगल है, तो वो भी सर्विस थी एक हमारी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और छोटी मोटी ऐसी और भी चीज़ें हैं। मैं कंसल्टेशन कॉल भी लेता हूँ, मैंने इंस्टा मोजो पर बनाया हुआ है, उसमें 2-3 कॉल्स हर दिन की आती हैं। वो है मेरा एक छोटा सा कोर्स है जो सिर्फ 99 रुपीज़ का यूट्यूब का, वो लोग लेते हैं। इसके अलावा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी फ़िलहाल में लॉन्च किया है, जो अभी इतना तो मैंने मतलब मार्केटिंग उसकी की नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने इनरोल कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं। हाँ, मतलब मतलब पैसे के आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सारे से आता रहता है। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर एक बंद होता है तो पता है कि इस मंथ इससे तो आ ही जाएगा। हाँ, तो ये डिजिटल की शायद सबसे बड़ी एडवांटेज भी यही है मेरे ख्याल से, है ना। बिल्कुल। और सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी अलग है इस इंडस्ट्री से, सब कुछ उसी के बीच में आता है। ओके। तो अर्निंग फिर आप बताओ, मतलब टोटल कितनी को हो जाती है एक महीने में? थोड़ी सी देखिए, अभी तो मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो अभी जो मेरी अर्निंग है वो 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में वेरी करती है, ज़्यादा तो नहीं है। ओके। नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये नहीं है कि कम है। बिल्कुल। हाँ, गवर्नमेंट जॉब से भी स्केल कर सकते हैं, मैं ये जानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने स्केल किया, आपने भी बहुत अच्छा किया, आपकी मेरे से कहीं ज़्यादा है, मेरे को मालूम है। तो मैं भी आपकी की तरह स्केल करूँगा, कोई बात नहीं। ओके। तो संजय भाई, आप ये बताइए, अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है कि भाई आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो और आपने पढ़ाई छोड़ के डिसीजन लिया कि मुझे इस डिजिटल दुनिया के अंदर जाना है, यहाँ पे अपना कैरियर बनाना है ऑनलाइन। हाँ, तो अब वो क्या कहते हैं? हाँ, उनका पहले तो उनको लगता था कि ये अच्छा नहीं, मतलब क्या कर रहा है। मैंने जॉब भी की, इसी के चक्कर में मैंने जॉब भी की, लेकिन मैंने जो जॉब की थी वो डिजिटल मार्केटिंग में ही की थी, है ना। तो मैंने जो जॉब की थी वो अभी लास्ट ईयर ही की थी, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद मैं, क्योंकि मैं कोर्स कर चुका था, कॉलेज के कोर्स कर चुका था, तो फिर मैंने इतना सारा डिजिटल का काम कर लिया था, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तक मेरे कुछ दोस्त जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त जॉब करके मतलब निकल भी चुका हूँ वहाँ से, है ना। तो हाँ, मैंने बिल्कुल। उस वक्त जॉब की डिजिटल मार्केटिंग में ही की, और फिर क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस जॉब से कम ही मिलता है, और मैं उससे ज़्यादा घर पे कमाने लग गया था, है ना। तो मैंने उनको भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मतलब उनको बताया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तो उनकी सपोर्ट से कि फिर मैंने घर से काम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एक ऑफिस खोल लिया, और अभी यहीं से सारा काम कर रहे हैं। तो और उनकी सपोर्ट अभी मतलब अच्छी है, उनको अभी कोई टेंशन नहीं है। ओके। तो जो आपने जॉब की थी संजय भाई, वो बताओ आप कि आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए की थी या फिर अपने घर वालों को ये करने के लिए कि भाई मैं मतलब यहाँ पे जॉब भी मिलती है दिखाने के लिए की थी? वो क्यों की थी आपने? देखिए, उस वक्त क्या था कि उस वक्त मेरे को जैसे एक आप घर से जब आप काम करते हो ना, तब मतलब इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं होता है। आपको लगता है कि शायद बाहर की दुनिया में बहुत कुछ अलग हो रहा होगा, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हो रही होंगी जो आपको घर पे बैठ के पता नहीं लगती होगी ना। तो आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो मेरे माइंड में भी यही था कि बाहर जाकर देखना है मेरे को कि आखिर चलता क्या है, चीज़ें काम क्या करती हैं। तो मैं बाहर गया, कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए, और 2-3 इंटरव्यूज़ देने के बाद मेरे को जॉब मिल गई। जब मैंने जॉब की, मेरे को समझ में आया कि जो मैं घर से कर रहा था, मैं इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहा था। इनको सच में कुछ नहीं पता है। मेरे माइंड में ये आया लिटरली। लेकिन वो शायद मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा उस कंपनी के साथ, लेकिन बहुत अच्छी भी हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि वो क्लाइंट बेस काम कर रही थी, और वो क्लाइंट्स को लूट रही थी एक तरह से, सिंपली वो काम हो रहा था। और उसको क्या था, क्लाइंट्स को कुछ पता नहीं, और बेसिक सर्विस उसको दे के मतलब जैसे फेसबुक एड्स चलाना है, तो बिजनेस मैनेजर, उनको नहीं पता कि फेसबुक एड्स का बिजनेस मैनेजर से चलाना है, फेसबुक के पेज से जो ऐड वाली ऑप्शन होती है वहीं से चला देते थे। मतलब ये वाले काम चल रहे थे वहाँ पर, और वो एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी मानी जा रही थी उस शहर में जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। और ये मेरे को एक्सपीरियंस करना था। तो जब मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से मेरे को ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिलेगा, बेसिकली मैं गया तो सीखने के लिए था, लेकिन मैं जितने महीने मैंने जॉब की, 3 महीने की थी, ज़्यादा नहीं की थी, और फिर मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, रिज़ाइन दूंगा, तो उन्होंने मेरे को निकलने नहीं दिया था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कि भाई इस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हमसे भी ज़्यादा है।
हाँ, वो उन्होंने मेरे को निकलने नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी कि आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने मेरी सैलरी रोक ली 1 मंथ की, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप सैलरी रख लो, मैं नहीं आऊँगा, मतलब नहीं आऊँगा। तो मैं निकल गया 1 मंथ की सैलरी छोड़कर, एक नहीं शायद 2 मंथ की, एक आने वाली और एक पिछले मंथ की, मैं 2 मंथ सैलरीज छोड़कर निकल गया। ओके मतलब लोगों को तो नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आपके लिए नौकरी छोड़ना वो हो रहा था कि भाई ये कैसे मुझे जाने दे, वो आपकी सैलरी को कट कर रहे थे। हाँ नहीं उस और मेरा ना एक माइंड जैसे माइंडसेट भी है ना, आपको भी पता है, आपने जहाँ से कोर्स किया, मैंने जहाँ से कोर्स किया, टीकेसी के से किया ना, तो वो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से हमारे यहाँ, जहाँ से हम वैसे लोगों से हम मिलते थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे लोगों के अटैच में रहते हैं, वैसे लोगों के कनेक्शन में हम रहते हैं। लेकिन जब मैं जॉब के लिए गया, वहाँ पर जो माइंडसेट मेरा बन रहा था, वो बन रहा था सिर्फ एम्प्लॉय वाला, है ना, कि उनकी बातें ही वैसे थी कि सिर्फ जॉब भी, कि उनकी बात ये थी कि बॉस क्या कर रहा है, या फिर सैलरी आएगी तो ये करना है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस वाली बात या वो वाली बात तो है ही नहीं। तो मेरे को लग रहा था कि मैं भी कहीं इनके बीच में बैठ कर वैसा ही ना बन जाऊँ। हाँ, जैसा तो मैं बस निकलना चाहता था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय भाई, आप एक मतलब यूट्यूबर भी हो, और जो आपकी यूट्यूब वीडियो होती है वो यूट्यूब के बारे में ही होती है कि भाई आप किस प्रकार से एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पर आना चाहता है, यूट्यूब पर अपना कैरियर बनाना चाहता है, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता है, तो वो किस प्रकार से, क्या क्या उसको आप टिप्स देना चाहोगे, उसको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताओ, और ऐसी कौन सी गलतियाँ जो उनको नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा सा अपने विचार दें आप। देखिए, YouTube पर आना बहुत ही आसान है। सिंपली सबसे पहले चैनल बना लो, ठीक है। चैनल आप अपने मोबाइल से ही बना लो, कैमरा उठा लो, फेस कैम वीडियो बना लो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो बना लो। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसी वीडियोस बनानी है। बिल्कुल। है पहली चीज़ कि जैसे मर्जी करके कंसिस्टेंटली 50-100 वीडियोस बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये एक है ना कि एक प्रोसेस है। एक तो होता है कि एक दिन में किसी ने एक ही वीडियो डाली और वो वायरल होगी, वो लक वाली चीज़ है, उस पर मैं मानता नहीं हूँ ना। लेकिन ये है कि जब आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको लोगों से मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंटली उनको वैल्यू या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला कंटेंट दिखाना होगा। 2 चीज़ें की वैल्यू आती है, एक तो या तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट, या बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला कंटेंट जिससे वो कुछ सीख कर जाएं। 2 चीज़ों में से एक डिसाइड कर लो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और 50-100 वीडियोस कंसिस्टेंटली बनाओ। इससे क्या होगा कि इससे आपको ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसे सुधारनी है, साउंड क्वालिटी कैसे सुधारनी है, आपको पता लग जाएगा कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, थंबनेल अच्छे कैसे बनाने हैं, बाकियों को आप ऑब्जर्व करते जाओगे। ये 50-100 वीडियो के प्रोसेस में आप सारा सीख जाओगे, और उसके बाद निकलने लगेंगी आपकी अच्छी वाली वीडियोज़। फिर आपको यूट्यूब का SEO वगैरह खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि अब 50-100 वीडियोस में आप अप्लाई करते आए हो ना। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो 50-100 वीडियोस में, है ना। आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। देन फिर सोचो उसके मार्केटिंग के बारे में कि आपने इतनी वीडियोस बना ली, इतना कंटेंट बना लिया, अब उसको मार्केटिंग कैसे करोगे। जैसे कि आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर आपका कुकिंग चैनल है तो फेसबुक पर जाओ, कुकिंग चैनल के ग्रुप सर्च करो। इतने सारे कुकिंग के ग्रुप्स हैं एक्टिव वाले, जिनके एक पोस्ट पे हज़ार लाइक्स आते हैं और 500-500 कमेंट्स आते हैं। ये एक्टिव ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सोशल मीडिया फेसबुक पर है तो वहाँ पर डालो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब का SEO, वही से 3 ही चीज़ें हैं, गूगल एड्स, सोशल मीडिया या यूट्यूब का SEO, ये चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल। सिंपली आपको ऐसे मार्केटिंग करनी है। ओके। तो मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ के बारे में बताओगे जो नए यूट्यूबर करते हैं, वो जो उनको नहीं करनी चाहिए। गलतियाँ, सबसे पहले तो मेरे वाली गलती जो आई रिपीट कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट अगर नहीं रहोगे यूट्यूब पर तो लोग भूल जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ट्रेंड के साथ चलो, चीज़ें चेंज होती जाएंगी, बहुत जल्दी होंगी। ऐसा नहीं है कि आज आप जो वीडियो बना रहे हो 1 साल बाद भी वैसी ही वीडियोस लोग देखना पसंद करें। क्योंकि अगर आप टेक चैनल्स भी पिछले 3-4 साल से देखते आ रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि बहुत सारे जो पुराने टेक क्रिएटर्स थे जो टॉप पे थे वो नीचे आ गए और नए वाले ऊपर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि टेस्ट बदल गया,
चीज़ें बदल गई, वो फास्ट हो गया ना सब कुछ चीज़ें, तो लोगों का टेस्ट बदल जाता है बहुत जल्दी। तो ऑडियंस जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे आपको बदलना होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो आपकी ऑडियंस तो भाई उसको जहाँ से अच्छा मिलेगा वो वहाँ चली जाएगी। तो फ्लेक्सिबल रहना, जैसे ढलता है ये पूरा सिस्टम, आपकी कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपकी नीश है, वैसे अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देना। ओके ओके। तो ये कुछ मतलब गलतियां हैं जो आपने बताई, ये नहीं करनी चाहिए अगर आपने YouTube पर सक्सेसफुल होना है। और आपने ये जो सबसे अच्छी बात तो ये कही है कि भाई हमें 50-100 वीडियो बनानी है ज़रूरी YouTube पे। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 वीडियो अपलोड करी, 10 वीडियो अपलोड करी, फिर वे छोड़ देते यूट्यूब को कि व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल नहीं चल रहा, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कम से कम तो 50 से 100 वीडियो तो आपने बनानी है, उसके बाद देखना है कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो संजय भाई आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। मुझे आशा है कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो संजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।